हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिविल स्टाफ रेगुलेटरी बॉडीज। सिविल स्टाफ रेगुलेटरी बॉडीज में आप सबका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे आपके आरबीआई असिस्टेंट 2020 के पेपर में जो रीजनिंग के सवाल आए थे। इसका एक सेशन ऑलरेडी हो चुका है और आज आपका सेकंड सेशन है, रीजनिंग का सेकंड पार्ट है, जो कि हम 20th क्वेश्चन ऑनवर्ड स्टार्ट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पीवाईक्यू सीरीज। आज के सेशन का पहला सवाल, ओके, यहां पे उसने आपको बोला इन द गिवन नंबर आपको ये दिया है, इफ ऑल द डिजिट्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर इन फर्स्ट एंड सेकेंड अरेंजमेंट रिस्पेक्टिवली फ्रॉम लेफ्ट एंड राइट, देन हाउ मेनी डिजिट्स are going to remain at the same position in both the new arrangements। यहां पे उसने ना दोनों चीजें एक साथ करने को बोली है, ओके। तो यहां पर आपके सामने जो नंबर है दैट इज 69286257। आपको पहले तो इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या होता है? छोटे से बड़ा। तो सबसे पहले अगर हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में करें तो देखो 2 दो बार आ रहा है, तो 2 2, उसके बाद 3 नहीं है, 4 नहीं है, सीधा 5 है। 5 के बाद 6 भी 2 बार आ रहा है और फिर आपका 7 8 और 9। ये तो हमारा था इंक्रीजिंग ऑर्डर। और अगर मैं बात करूं डिक्रीजिंग ऑर्डर की, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में क्या होगा, यानी 9 8 7 6 6 5 2 2। ठीक है, ये आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर है और ये आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर है। ठीक है, तो ये आपको कह रहा है कि इफ ऑल द डिजिट्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर इन फर्स्ट एंड सेकंड अरेंजमेंट, ये फर्स्ट अरेंजमेंट है, ये सेकंड अरेंजमेंट है। ठीक है, respectively from left to right, then how many digits remain on the same position in both new arrangement। क्वेश्चन ध्यान दीजिए, वो कह रहा है कि जो नए अरेंजमेंट है उसमें कितनी डिजिट्स है जो अपनी ही पोजीशन पे रहेंगी। तो आप देख सकते हैं कि अरेंजमेंट के बाद 6 जो है, ये दोनों 6 पहले भी उसी पोजीशन पे थे और आफ्टर अरेंजमेंट भी ये उसी पोजीशन पर है। तो आंसर इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 2। इसका फाइनल आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 2। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये है आपका ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन। आपको बोला जा रहा है कि स्टडी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। आपको पहले तो देखिए इसका डायग्राम बनाना पड़ेगा, है ना। उसने बोला कि 8 मेंबर्स हैं और उसने बता दिया 3 जनरेशन है। ये काफी हेल्प करता है बाद में, जब भी कुछ छोटी छोटी कंफ्यूजन आती है ना आपके क्वेश्चंस में, तो ये बाद में आपकी बहुत मदद करता है। ठीक है, तो 3 जनरेशन है और 8 मेंबर्स है। एफ इज ग्रैंडफादर ऑफ जी। सबसे पहले उसने क्या बोला कि जो एफ है वो ग्रैंडफादर है। किसका ग्रैंडफादर है? जी का। तो हमने सबसे पहले एफ को ऊपर बनाया। ठीक है, एफ जो है वो ग्रैंडफादर है किसका? जी का। और जी के बारे में क्या कह रहा है? हु। जी हु इज चाइल्ड ऑफ ए। जी जो है वो किसका चाइल्ड है? ए का चाइल्ड है। अब हमें नहीं पता ए क्या है। ठीक है, उसके बाद उसने बोला, अब देखो एफ और जी से रिलेटेड क्या कोई इंफॉर्मेशन है? इसने यहां बोला जी इज चाइल्ड ऑफ डी, यहां पे उसने बोला जी इज चाइल्ड ऑफ ए और एक में उसने बोला जी इज चाइल्ड ऑफ डी। तो मतलब ए और डी जो है वो मैरिड कपल हो गया। बट अभी हमें ये नहीं पता कि ए और डी में मेल कौन है और फीमेल कौन है। अच्छा, फिर एक डी के बारे में एक लाइन है कि बी एंड डी आर सिबलिंग्स ऑफ ई, कि बी और डी जो है वो सिबलिंग्स है। किसके सिबलिंग्स है? ई के सिबलिंग्स है। और ई के बारे में क्या कह रहे हैं? ई हु इज ओनली सन ऑफ एफ। ई जो है वो सन है, किसका सन है? एफ का सन है। और ई ओनली सन है। ओनली सन का मतलब क्या है? फिर ये दोनों तो सिस्टर्स होंगी। ठीक है, उसके बाद उसने बोला कि एच इज ओनली ग्रैंडसन ऑफ एफ। एच जो है वो ओनली ग्रैंडसन है किसका? एफ का। ठीक है, अब आप एक चीज देखो कि यहां पर जो एक्सटेंडेड फैमिली है वो डी की है, ना कि ए की। तो इसका मतलब हमें जो यहाँ पे ये कंफ्यूजन है कि एफ और जी के बीच में जो कनेक्टिंग पेरेंट है वो ए होगा कि डी होगा, यहाँ पे फिर हमें डी को लिखना है, क्योंकि टोटल तो 80 मेंबर्स हैं और ये जो पूरी फैमिली एक्सटेंड हो रही है वो डी की हो रही है। तो हमें डी को यहाँ लिखना पड़ेगा और डी का पार्टनर यानी डी के हस्बैंड का नाम क्या है? ए है। ए को हमने यहाँ लिखा, फिर ये बी इधर आएगा। ठीक है, ई इधर आएगा। ठीक है,
और ई के बारे में उसने बोला था ई किसका चाइल्ड है, एफ का चाइल्ड है, तो वो भी आपका कनेक्ट हो गया, राइट। अब उसके बाद उसने एक लाइन बोली थी यहाँ पे कि सी इज स्पाउस ऑफ बी हु हैव ओनली वन चाइल्ड, ठीक है। सी जो है वो स्पाउस है किसका, बी का। तो मैं आपके लिए ना ई को इधर बना देती हूं, ठीक है। ई को हम बनाते हैं यहां पर और बी को हम बनाते हैं यहां पर, और बी जो है वो फीमेल है और सी जो है इसका स्पाउस है, तो सी इसका होगा हस्बैंड। और जो एक लाइन थी कि एच इज ओनली ग्रैंडसन ऑफ एफ, अब देखो अब यहाँ पे अगर सी और बी मैरिड है तो मतलब एच तो फिर इन्हीं का चाइल्ड है, और एच जो है वो ओनली ग्रैंडसन है, और ओनली ग्रैंडसन का मतलब क्या है कि एच अकेला ग्रैंडसन है, जी जो है वो क्या है, फीमेल है, ठीक है, क्योंकि वो फिर क्या होगी, ग्रैंड डॉटर। तो जब आप इनको सॉल्व करते हैं ना, ये जरूरी नहीं है कि आपके एक ही फ्लो में पूरा सोल्यूशन रेडी हो जाए, आपको यहाँ पे जो है कनेक्शंस बनाने पड़ेंगे। जैसे कि हमने एक सॉल्यूशन यहाँ स्टार्ट किया हुआ था, एक सॉल्यूशन हमारा यहाँ स्टार्टेड था, तो हमें इनको एक बार जितना हम कनेक्ट कर पाते हैं 2-3 पार्ट्स में कनेक्ट करिए, और उसके बाद फिर वो एक सिंगल कनेक्शन में जुड़ के आपका एक कंप्लीट सॉल्यूशन बना देगा। ओके, तो चलिए इसके आंसर्स देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, हाउ मेनी मेल मेंबर्स आर इन द फैमिली। मेल मेंबर्स आपको बताने हैं कि फैमिली में कितने हैं। तो देखिए मेल मेंबर्स आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने मेल मेंबर्स है। सबसे पहले तो एफ है, ए है, ई है, सी है और एच है। तो 1 2 3 4 और 5, तो फैमिली में टोटल कितने मेल मेंबर्स आ रहे हैं, 5 मेल मेंबर्स हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। हाउ जी इज रिलेटेड टू ई, कि जी जो है वो ई से कैसे रिलेटेड है ये पूछा जा रहा है। तो आप अपने सोल्यूशन में देख सकते हैं कि जी जो है वो ई से कैसे रिलेटेड है। जी जो है वो ई की क्या लगती है, नीस लगती है, क्योंकि जी के पेरेंट, जी की मदर है डी, और डी और ई आपस में सिबलिंग्स है, तो ई जो है वो जी की क्या, ई जो है वो जी के क्या लगते हैं, अंकल, और जी जो है वो ई की क्या लगती है, नीस। तो आंसर इसका क्या होगा, नीस, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। इसका फाइनल आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी। ओके, सो आई होप आप सबको ये क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि इसी से रिलेटेड है, इफ P इज स्पाउस ऑफ F देन हाउ इज P रिलेटेड टू B। ओके, अगर P जो है वो स्पाउस है किसका, F का, तो देखो P F का स्पाउस है। आपके सोल्यूशन में F जो है वो क्या है, मेल है, तो P फीमेल है ना। तो हमने P और F को तो कनेक्ट कर दिया, पर अब हमें P से B पे जाना है। तो B तक अगर हमें जाना है तो देखो F के डॉटर का नाम था D, और D के ब्रदर है E, और E की सिस्टर है B, है ना। तो ये आपका कनेक्शन बनता है P और B के बीच में। तो P और F आपस में मैरिड है और इनके 3 चिल्ड्रन है जो कि है D, E और B, ठीक है। तो आंसर आपका यहाँ पे उस हिसाब से क्या होगा कि P जो है वो B की क्या लगती है, P है B की मदर। तो आंसर इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। सी ऑप्शन है इसका फाइनल आंसर, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। तो आप देख सकते हैं कि आपके पेपर में मतलब क्वेश्चन इजी है पर थोड़े से टाइम कंज्यूमिंग है ना। जैसे कि ब्लड रिलेशन भी इतना सीधा नहीं था कि आप फटाफट से सॉल्व करके आंसर मार्क कर देते, थोड़े से मतलब पार्ट्स में सॉल्व करके थोड़ी देर बाद कनेक्शन तो बन ही गया। अल्टीमेटली आसान है क्वेश्चन, ठीक है, इतने डिफिकल्ट नहीं है। तो चलिए, इन द वर्ड क्रिएशन, देखिए आपके सामने है एक वर्ड क्रिएशन। अगला सवाल देखिए अब आप सब, इफ ऑल द लेटर्स, अगर आप सभी लेटर्स को अरेंज कर रहे हैं इन अल्फाबेटिकल इंक्रीजिंग ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है, अल्फाबेटिकल इंक्रीजिंग ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, देन हाउ मेनी लेटर्स आर गोइंग टू रिमेन इन द सेम पोजीशन। सबसे पहले तो आपने इनको कैसे अरेंज करना है, अल्फाबेटिकली। तो सबसे पहले अगर आप देखो, ए आएगा, बी नहीं है, सी आएगा, डी नहीं है, ई आएगा, ई के बाद एफ नहीं है, जी नहीं है, एच नहीं है, आई नहीं है, आई जे नहीं है, के नहीं है, एल नहीं है, एम नहीं है, एन है, ओ आर और टी। तो हमने अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इनको कर दिया अरेंज। अब उसने आपसे बोला कि यहाँ पे आपको ये बताना है
कि कितने लेटर्स हैं जो कि अपनी ही पोजीशन पे रहेंगे आफ्टर द अरेंजमेंट। तो देखो सी जो है, क्या सी अपनी जगह पे है? नहीं। क्या आर अपनी जगह पे है? नहीं। ई है अपनी जगह पे, ए ने भी अपनी जगह छोड़ी, टी ने भी छोड़ी, आई ने भी छोड़ी, ओ ने भी छोड़ी और एन ने भी छोड़ी। तो सभी ने अपनी जगह छोड़ी है, पर एक अल्फाबेट है जो अरेंज होने के बाद भी अपनी ही पोजीशन पर है, और वो कौन सा है? ओनली ई, और इसीलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ओके, फाइनल आंसर आपका क्या है इसका? ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब अगला सवाल है आपके सामने सिटिंग अरेंजमेंट का। पिछला सेशन जो रहा था आपका, क्योंकि 2020 का जो पेपर है हमने पिछले सेशन में स्टार्ट किया था, और आज के सेशन में ये आपका पूरा पेपर कंप्लीट होगा। ओके, तो पिछले सेशन में भी हमने सिटिंग पजल्स किए थे, और आज के सेशन में भी आपके साथ मैं एक पजल जो है आपके पेपर की वो लेके आई हूं। तो चलिए डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। आपको उसने बोला, ध्यान से देखिए, पहले तो कितने लोग हैं? 10 लोग हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात। फिर देखते हैं हम कि ए बी सी डी ई जो है वो नॉर्थ फेसिंग है, और पी क्यू आर एस टी जो है वो साउथ फेसिंग है। फिर उसने बोला कि ईच पर्सन सिटिंग इन रो 1 इज फेसिंग अनदर पर्सन सिटिंग इन रो 2, कि जो रो 1 में है और जो रो 2 में है वो एक दूसरे को फेस कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए पहले तो हम बनाएंगे 2 रो, क्योंकि ये फेसिंग ईच अदर वाला क्वेश्चन है। तो हम पहले तो यहाँ पे 2 रोज बनाएंगे पैरेलल। ठीक है, और एक रो में हमें कितने लोगों को बिठाना है? 5 लोगों को। तो यानी 1 2 3 4 5, और इधर से भी 1 2 3 4 5। अब अगर ये एक दूसरे को फेस कर रहे हैं तो ये वाली रो फेस कहाँ करेगी? नॉर्थ। अब हमसे यहाँ गलती ये होती है, हम सोचते हैं कि नीचे वाली रो साउथ फेसिंग है। ऐसा नहीं है, ये नहीं कि जो नीचे है वो साउथ फेसिंग है। आप ये देखो फेसिंग किस तरफ है, रो नीचे है पर देख तो ऊपर रही है ना, है ना, और ऊपर वाली रो नीचे देख रही है, तो ये आपकी साउथ फेसिंग रो है। और नेम्स ना पहले ही डिफाइन कर दिया करो, जैसे कि ए बी सी डी ई जो है वो नॉर्थ फेसिंग रो में है। ठीक है, और उसके बाद जो पी क्यू आर एस टी है वो साउथ फेसिंग रो में है। ए बी सी डी ई जो है वो नॉर्थ फेसिंग रो में है, और जो पी क्यू आर एस टी है वो आपके साउथ फेसिंग रो में है। ओके, तो ये आपका रोज जो है इस तरह से डिफाइन हो रही हैं, राइट। तो अब आप एक चीज देखो कि यहाँ पे इन क्वेश्चंस को अगर आप सॉल्व कर रहे हैं ये बहुत मैटर करता है कि आप शुरू कैसे कर रहे हैं। ठीक है, तो स्टार्टिंग पॉइंट कोई बहुत अच्छा पॉइंट होना चाहिए आपका, मतलब जैसे कि कोई लाइन जो आपको एक्सट्रीम एंड के बारे में बता रही हो कि एंड पे बैठा है या नहीं बैठा है। तो देखते हैं, 2 पर्सन सेट बिटवीन पी एंड आर। अच्छी लाइन है कि 2 लोग अगर पी और आर के बीच में बैठे हैं, थोड़ी ज्यादा क्लैरिटी है। बट क्या इसमें कोई लाइन ऐसी सी है आपके सामने जिसमें कि वो ये बता रहा हो कि वो एक्सट्रीम एंड पे है या नहीं है? बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, ऐसी तो कोई भी लाइन नहीं है। तो इसका फिर हम क्या करें? इसको फिर हम शुरू कर लेते हैं फर्स्ट लाइन से, 2 पर्सन सेट बिटवीन पी एंड आर हु फेसेस ए। इसकी 2 पॉसिबिलिटीज, इनफैक्ट 4 पॉसिबिलिटीज बनेंगी। देखिए यहां पर या तो आपका जो पी और आर है उनके बीच में 2 लोग हैं। बहुत ध्यान से समझने वाला क्वेश्चन है। देखो ये मुश्किल नहीं है, बट थोड़ा सा हमें ना यहाँ पे चीजों को ओरली करना पड़ेगा। देखो ये 2, या तो देखो पी ऐसे और आर ऐसे, या फिर आर इधर और पी इधर, और दूसरा केस है या तो पी इधर और आर इधर, है ना, या फिर ये वाला पॉइंट। तो ये डाउट आ रहा है पी और आर का, बट मुझे पता है कि आर हु फेसेस ए। अब जब तक मुझे आर की क्लैरिटी नहीं है तो मैं कैसे बता दूं कि आर जो है वो ए को फेस कर रहा है? ए कहाँ लिखे हम नहीं बता सकते, है ना। अब आप एक चीज देखो, और जो लाइंस है वो देख लेते हैं। डी सेट सेकंड टू द राइट ऑफ सी। देखो डी जो है वो राइट साइड है, और किसके राइट में है? सी के राइट में है। ठीक है, डी अगर जो है सेकंड राइट ऑफ सी है तो इसका मतलब क्या है कि बीच में 1 का गैप आएगा, बिकॉज डी सेट सेकंड टू द राइट ऑफ सी, है ना। अब यहाँ पे आप एक चीज देखो कि उसने सी के बारे में बोला सी ए के साथ नहीं है ना। अगर सी ए के साथ नहीं है तो इसका मतलब क्या है? देखो अगर मैं यहाँ पे केसेस देखूं, वो सारे हम देखेंगे, खैर आगे देखते हैं। ई फेसेस टी हु सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आर। टी जो कि लेफ्ट में है किसके? आर के।
टी लेफ्ट में है किसके, आर के। तो इस वाली पॉसिबिलिटी में तो क्लैरिटी हो गई, क्योंकि अगर आर के लेफ्ट में टी है तो फिर आर इधर तो आ नहीं सकता, क्योंकि उसके लेफ्ट में मैं टी को लिख नहीं पाऊंगी। तो एटलीस्ट जितना क्लियर हो रहा है उसको तो हम कर ही लेते हैं ना। ये लो, तो क्योंकि मुझे आर के नेक्स्ट लेफ्ट में टी को लिखना है तो आर इधर आ जाएगा और जो आपका पी है वो इधर आ जाएगा, है ना। ये आपका केस हो गया। पर जो ऊपर वाला केस है इसमें तो देखो अभी भी डाउट है ना। इस केस में, ऊपर वाले केस में तो अभी भी आपका डाउट जो है वो चलेगा, है ना। एनीवेज, आर हु फेसेस ए, आर के सामने ए है। अब अगर मैं ये वाली पॉसिबिलिटी को कंप्लीट करूं, है ना, मतलब ये वाली पॉसिबिलिटी से रिलेटेड मैं इधर सॉल्व करती हूँ। उसने बोला कि आर फेसेस ए, आर जो है वो ए को फेस कर रहा है। ए को अगर मैं यहां लिख दूं, और उसने जो एक लाइन बोली थी कि सी जो है वो ए के नेक्स्ट नहीं है, तो आपका सी इधर भी नहीं आ सकता, आपका सी इधर भी नहीं आ सकता। और अगर मैं सी को यहां लिखूं तो फिर आगे एक जगह छोड़ के डी को नहीं लिख पाओगे। तो फिर तो आपकी ये वाली जो पॉसिबिलिटी है ये भी तो गलत हो गई, ये वाली पॉसिबिलिटी भी गलत हो गई। देखो समझते समझते ही ना आपकी दो पॉसिबिलिटीज तो हो गई हैं गलत। अब आपकी एक ही बचती है, वो कौन सी है? देखो, या तो आपका पी और आर ऐसे आएगा, या फिर आपका पी और आर ऐसे आएगा। वो हमें समझना है कि कौन सा होगा। अब ये जो मैं अंदर सॉल्यूशन बना रही हूँ, इससे रिलेटेड जो सॉल्यूशंस होंगे वो मैं इसके भी अंदर ही रखूंगी, और ये जो बाहर की तरफ बना रही हूँ इससे रिलेटेड सॉल्यूशंस मैं बाहर ही रखूंगी। ठीक है, ध्यान से करना। अब मुझे पता है आर ए को फेस करता है, हमने बना दिया। ऊपर वाले केस में ये आर इधर है तो हमने ए को यहां पे बनाया। ठीक है, उसके बाद डी और सी का जो रिलेशन है कि सी और डी जो है वो इस तरह से बिठाने हैं कि सी और डी के बीच में 1 का गैप है, और सी जो है वो ए के नेक्स्ट नहीं है। तो अगर मैं सी को यहां बिठाऊं, क्योंकि इधर तो सी आ नहीं सकता ए के नेक्स्ट, तो आप डी को इधर लिखोगे, है ना। और नीचे वाले केस में देखो, आप सी को अगर यहां बिठाते हो तो डी को यहां लिखोगे, इधर सी को लिखते हो तो एक जगह छोड़ के यहां ए है, और यहां सी को लिख नहीं सकते क्योंकि उसके नेक्स्ट में ए है। तो ये दोनों पॉसिबिलिटीज में आपका सी जो है वो बहुत आराम से पोजीशन हो गया। अब आपके लिए सॉल्व करना, देखो दो पॉसिबिलिटीज जो होती है ना वो सॉल्व करनी ईजी हो जाती है। आगे बढ़ते हैं। ई फेसेस टी, ई के बारे में उसने बोला, और टी जो है वो इमीडिएट कहां पे है? ई जो है इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आर है। तो आर के लेफ्ट में आपको याद होगा हमने बोला था कि टी भी बिठाना है ना। और टी हु सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आर हो गया, और ई जो है वो टी को फेस करता है। ई जो है वो टी को फेस करता है, तो इस केस में ई इधर आ गया, इस केस में ई इधर आ गया। ठीक है, अब नीचे वाली पॉसिबिलिटी में तो देखो एक ही जगह बची और एक ही पर्सन बचा, वो हमने लिख दिया जो कि बी है। अब आगे उसने बोला बी फेसेस द पर्सन who sits immediate left of Q। ठीक है, B faces the person P जो कि Q के लेफ्ट में है, तो Q किधर होगा? इसके राइट में आ सकता है ना। पर अगर मैं इस B को देखूं, B faces the person who sits immediate left of Q, यहां पे तो P लिखा हुआ है, Q आ ही नहीं सकता। इसका मतलब ये वाला केस हो गया गलत, और ये बीच वाला केस हमारा सही है, और एक ही जगह बचती है जिसमें कि हम किसको लिख देंगे? एस को लिख देंगे। तो इन क्वेश्चंस को जब आप सॉल्व करते हैं ना, देखो सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि अगर मैं कोई एक्सट्रीम एंड से रिलेटेड इंफॉर्मेशन दे रही हूँ कि वो एंड पे बैठा है या एंड पे नहीं बैठा है, ऐसी लाइंस को हमेशा पहले उठाते हैं। ठीक है, बट इन केस अगर आपको ऐसी लाइन ना मिले जैसा कि इस क्वेश्चन में हुआ, तो फिर हम ऐसी लाइन को पहले पिक करेंगे जो ज्यादा जगह ऑक्यूपाई कर रही है। जैसे कि 2 पर्सन अगर पी और आर के बीच में बैठेंगे और आपकी रो में ऑलरेडी सिर्फ 5 लोग हैं, तो ये तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना। तो इसीलिए आप देख सकते हैं कि यहां पर आपका जो है बेस्ट पॉइंट स्टार्टिंग का था पी और आर वाला, बट उसमें भी आगे 4 डाउट्स आ रहे थे, पर उसको समझते समझते हमारा एक एक करके सारे डाउट्स जो है वो खत्म हो गए। और देखो जब 2 डाउट्स बचते हैं ना, वो तो बिल्कुल भी प्रॉब्लम होती नहीं है, 2 डाउट्स तो इजीली मैनेजेबल होते हैं। जब 3 डाउट्स या 3 से ज्यादा होते हैं ना, 3 से ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है, तब ज्यादा प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो 2 डाउट्स पे आने पे तो आपको बिल्कुल भी पैनिक करना ही नहीं चाहिए, वो तो रिलीफ होना चाहिए जैसे कि आंसर आ गया हो। ठीक है, चलो इसी पे बेस्ड अप क्वेश्चंस करते हैं। पहला सवाल, Who among the following faces the person who sits immediate right of S? तो आपका जो सोल्यूशन है, मैं आपके लिए सोल्यूशन यही बना देती हूं, R T, T के बाद आपका Q P S, और उसके बाद आपका A E C B और D। उसका सवाल है
कि इमीडिएट राइट ऑफ एस कौन है, तो एस के राइट में कौन है, पी, और पी को कौन फेस कर रहा है, बी। तो पी के सामने कौन बैठा हुआ है, बी बैठा हुआ है, जो कि आपको दिया हुआ है ऑप्शन नंबर डी में। तो आंसर इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। उसने पूछा कि हाउ मेनी पर्सन सिट टू द लेफ्ट ऑफ बी, कितने लोग हैं जो कि बी के लेफ्ट में है। तो बहुत सिंपल सवाल है, बी नॉर्थ फेसिंग है, लेफ्ट राइट उसका ऐसे है, तो बी के लेफ्ट में कितने लोग हैं, 3 लोग हैं, और 3 लोग यानी आंसर इसका क्या होगा, फाइनल ऑप्शन नंबर बी होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, देखिए पहला कह रहा है कि डी फेसेस क्यू, देखिए डी के सामने तो एस है, ये तो गलत है। 2 पर्सन सेट बिटवीन एस एंड टी, एस और टी के बीच में 2 लोग हैं, ये बिल्कुल सही है। आप देख सकते हैं कि एस और टी के बीच में 2 लोग आ रहे हैं, और इसीलिए इसका आंसर जो है वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, बी ऑप्शन है इसका आंसर। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, हाँ जी करिए सॉल्व। हाँ जी, बी विद रिस्पेक्ट टू ए उसने पूछा है। ठीक है, तो मतलब आपको ए से बताना है। तो ए का फेसिंग है नॉर्थ, जिसका लेफ्ट और राइट ऐसे होता है, तो ए के राइट में बी जो है वो 3rd पोजीशन पे है। ठीक है, तो यानी कि राइट में ऑन द 3rd पोजीशन, जो कि हमें ऑप्शन में दिया ही नहीं, 3rd पोजीशन तो कहीं दिया ही नहीं उसने। अब ऐसे टाइम पे आपको कई बार लगता है मैं कहीं गलत तो नहीं सॉल्व कर रहा, ऐसे क्वेश्चंस और ऐसी सिचुएशंस आपको आपका कॉन्फिडेंस लूज करने पे मजबूर कर देते हैं। ठीक है, बट बी कॉन्फिडेंट। अगर आप तभी आपको कहते हैं कि ज्यादा प्रैक्टिस करिए, जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करते हैं तो ऐसी स्केरी सिचुएशंस में आपका कॉन्फिडेंस लूज नहीं होगा। ठीक है, तो कॉन्फिडेंटली आप मार्क कर सकते हैं इसका आंसर नन ऑफ दीज। ओके, चलिए अगला सवाल। हाँ जी, उसने आपको बोला इफ ए इज रिलेटेड टू टी, ए और टी का क्या रिलेशन है, इस तरह से ई इज रिलेटेड टू क्यू, तो ये देखो सिमिलर रिलेशन है। तो उसने पूछा इन द सेम वे सी इज रिलेटेड टू, तो सी किससे रिलेटेड है, पी से रिलेटेड है, तो आंसर इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन है इसका आंसर। ओके, राइट। चलिए अगला सवाल, ये भी आपको देख के एक बार पजल लगी होगी। अच्छा, कई बार पता है क्या होता है, हम देखते हैं अच्छा पैराग्राफ आ गया, पजल है, आगे बढ़ो, और ध्यान नहीं देते ये पजल है ही नहीं एक्चुअली, ये आपका डायरेक्शंस का सवाल है। आपको उसने डायरेक्शंस का क्वेश्चन जो है 3 क्वेश्चन आपके डायरेक्शंस के आ रखे हैं आपके पेपर में। तो चलिए, उसने आपको बोला कि सबसे पहले तो रमेश गोज टू हिज ऑफिस फ्रॉम पॉइंट एम। ठीक है, पॉइंट एम से रमेश ने अपने ऑफिस जाना स्टार्ट किया। ठीक है, तो चलिए ये चलो मैं पॉइंट एम ले लेती हूँ, और किधर जा रहा है, ही वॉक्स 8 मीटर इन ईस्ट, ईस्ट की तरफ जा रहा है, कितना मीटर, 8 मीटर, एंड रीचेस एट पॉइंट एन। ठीक है, पॉइंट एन पे पहुंच गया। ओके, देन ही टर्न्स हिज लेफ्ट, लेफ्ट टर्न लिया यानी ऊपर की तरफ, और कितना मीटर चला, 4 मीटर चला, टू रीच एट पॉइंट ओ, पॉइंट ओ पे पहुंचने के लिए। नाउ ही टर्न्स टू हिज राइट, अब उसने राइट टर्न लिया। ठीक है, राइट टर्न लेके कितना चला, 5 मीटर चला। ठीक है, टू रीच एट पॉइंट पी, बहुत आराम से बहुत स्मूथली बन रहा है। ठीक है, बस टाइम लग रहा है, थोड़ा डायग्राम बड़ा है, अदरवाइज अंडरस्टैंडिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, उसके बाद उसने बोला अगेन ही टर्न्स टू हिज राइट, फिर से उसने राइट टर्न लिया और कितना चला, 8 मीटर चला, टू रीच एट पॉइंट क्यू। ठीक है, उसके बाद उसने बोला अगेन ही टर्न्स टू हिज राइट, ओके, और कितना चला, 5 मीटर चला, ये 5 मीटर चल रहा है। ओके, और किधर पहुंच गया, पॉइंट आर पे। अब देखो सामने वाली लाइन जो ओपी है वो भी 5 मीटर है, तो आर क्यू भी 5 मीटर है, तो हमें बिल्कुल ओ और आर को ना लीनियर रखना पड़ेगा। ओके, उसके बाद उसने लेफ्ट टर्न लिया, राइट, अब उसका जो लेफ्ट टर्न है यानी नीचे की तरफ मुड़ा,
ओके, लेफ्ट टर्न लेकर उसने 5 मीटर चला और कौन से पॉइंट पर आ गया, पॉइंट एस पे। फाइनली ही टर्न्स टू हिज राइट एंड वॉक 8 मीटर। अब राइट टर्न लेकर वो कितना मीटर चल रहा है, 8 मीटर चल रहा है, 8 मीटर चल रहा है, ठीक है, और वो अपने ऑफिस पहुंच गया। तो एक बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन है ये आपका, जिसमें आपको क्वेश्चन में बहुत सिंपल सी एक इंफॉर्मेशन दी हुई थी और आपने उसका डायग्राम बना दिया। अब अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो उसने पूछा कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ पॉइंट पी विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट एस। पी कहां पर है विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट एस। ऐसे क्वेश्चंस में आपको ना कंफ्यूजन ये होती है कि P विद रिस्पेक्ट टू S का मतलब क्या है। तो अगर मैं बोलूं P विद रिस्पेक्ट टू S, ठीक है, तो हमें S को सेंटर लेना है। ये जो आपके सामने S है इसको आप सेंटर लेंगे, ठीक है। तो अगर आपने S को सेंटर लेना है तो आप S को सेंटर लेके देखिए P किस तरफ आ रहा है। तो देखो S कहां पर है, ढूंढो S को। S आपका ये रहा S, और P किधर है, ये रहा। तो अब आप देख सकते हो कि S अगर आपका सेंटर है तो P जो है वो किस तरफ आ रहा है। देखो अगर ये मेरा सेंटर है तो P नॉर्थ और ईस्ट के बीच में है, तो आंसर इसका क्या होगा, नॉर्थ ईस्ट होगा। ओके, आंसर इसका क्या है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स आर इन स्ट्रेट लाइन। आपके कौन से पॉइंट्स है जो कि स्ट्रेट लाइन में है। देखो मैं डायग्राम आपके लिए बना ही देती हूं कुछ इस तरह से। डायग्राम बना है आपका, है ना। तो ये MNOPQRS और उसके बाद आ गया ऑफिस। तो कौन से पॉइंट्स है जो स्ट्रेट लाइन में आ रहे हैं। तो आप देख सकते हो कौन से पॉइंट्स आए हैं। क्या POS आए, बिल्कुल भी नहीं। NOS आ रहा है, NOS आ रहा है। देखो N ये रहा, O ये रहा और S ये रहा। ये तीनों लीनियर आ रहे हैं, बिल्कुल लीनियर हैं ये तीनों, और इसीलिए इसका आंसर जो है वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, दैट इज NOS। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट में उसने क्या बोला कि रमेश का ऑफिस जो है वो किस डायरेक्शन में है विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट M। M आपका क्या था, स्टार्टिंग पॉइंट, और उसका ऑफिस था बिल्कुल यहाँ लीनियर नीचे। लास्ट में आपका ऑफिस आया था पूरी जर्नी के बाद। आपकी कुछ इस तरह की जर्नी जो है वो बनी थी, है ना, और यहाँ पे उसका ऑफिस था। तो ऑफिस उसका जो है बिल्कुल साउथ में है, और इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये लास्ट के 3 क्वेश्चन आपके जो पेपर में आए थे वो इनइक्वालिटीज के हैं। ओके, तो अब इनइक्वालिटीज जो है वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन, इनइक्वालिटीज का फर्स्ट क्वेश्चन। एक बड़ी सी क्वेश्चन आपको पेपर में दी गई थी जिसको आपको मर्ज करना था, बट कंक्लूजन सिर्फ 2 थे। तो हम ना थोड़ा कंक्लूजन स्पेसिफिक हो जाते हैं ऐसे क्वेश्चंस में, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना। B, W और E मुझे चाहिए, B चाहिए, W चाहिए और E चाहिए, है ना। अब देखो W और E ये हमें बस कनेक्ट करने हैं। तो अब ये किससे कनेक्ट हो रहे हैं, देखो B, G, H, F, ये यहां से कनेक्शन बन रहा है। देखो हमें टाइम वेस्ट करना ही नहीं। ये देखो B से लेके F तक का कनेक्शन, और F से हम W पे आ रहे हैं, बस इतना कनेक्ट करते हैं। ओके, तो आंसर इसका उस हिसाब से ही हम निकाल देंगे। तो B, G, H और F, और फिर F और E में F की तरफ ग्रेटर इक्वल है, और फिर आ रहा है W। तो फर्स्ट कंक्लूजन में B और W की बात हो रही है। तो B और W के बीच में आप देख सकते हैं कि इक्वल साइन इग्नोर करके आपके जितने भी साइंस बच रहे हैं उनमें ये है ग्रेटर इक्वल, ये है सिर्फ ग्रेटर, ये है ग्रेटर इक्वल। तो इनका कॉमन क्या आएगा, ग्रेटर। तो B की तरफ ग्रेटर आएगा, और इसीलिए आपका जो पहला है वो बिल्कुल सही है। सेकंड में उसने बात करी E और B की, है ना। अब E और B को ढूंढते हैं। E और B के बीच में क्या आ रहा है देखते हैं। तो वही बात आ गई, सेम बात है E और B के बीच में भी, वही B और E में भी वही आ रहा है, B इज ग्रेटर, बट ये ग्रेटर इक्वल दे रहा है, तो ये गलत है। तो इसका आंसर क्या होगा, ओनली कंक्लूजन 1 फॉलोज। आपको मैंने इसकी अभी डायरेक्शंस दिखाई थी ना कि A कब मार्क करना है, जब सिर्फ 1 फॉलोज होगा,
बी जब सिर्फ 2 फॉलोज होगा, जब ईदर और लग रहा है सी ऑप्शन, जब दोनों गलत हैं डी ऑप्शन, और जब दोनों सही हैं तो ई ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब अगले में देखो, पहले सीधा हम कंक्लूजन देखते हैं। कंक्लूजन में किसकी बात हो रही है? एन, एच, बी और जे। बी ये रहा और जे ये रहा। बी और जे तो ऐसे ही देख दो, यहीं पे पता लग रहा है बी और जे का रिलेशन क्या है। बी और जे में जे इज ग्रेटर इक्वल टू बी, तो ये तो हो गया गलत। तो मुझे मेनली सिर्फ क्या चाहिए? एन टू एच चाहिए बस। अब आप एक चीज देखो, एक और तरीका आपको मैं बताने वाली हूं एन से एच को कनेक्ट करने का। देखो आप ये देखो एन से एच कैसे कनेक्ट हो रहा है। एन से आपका बी का रिलेशन है, देखो एन से बी है और ये बी से एच है। तो मैं बी की जगह अगर एन को सब्सटीट्यूट कर दूं, अगर मैं बी की जगह एन को सब्सटीट्यूट कर दूं तो मेरा एच और एन का रिलेशन आ रहा है जिसमें एच की तरफ ग्रेटर इक्वल है, तो पहला बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर क्या होगा? ओनली कंक्लूजन 1 follows, that is option number A. ओके, और इसके बाद अगला सवाल देखो, इसमें जो बात हो रही है, एक कंक्लूजन में बात हो रही है एल और बी की, और दूसरे कंक्लूजन में बात हो रही है एन और यू की, है ना। अब देखो एक और तरीका आपको मैं हर क्वेश्चन में देखो डिफरेंट मेथड्स बता रही हूँ, आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखना आपको कौन सा मदद करता है। अब पहले तो एल और बी की बात करते हैं। ये एल से के और के से बी है, तो अब लिखने की बजाय ना आप एल और के का कंक्लूजन ही निकाल लो ना। पहले एल और के का कंक्लूजन क्या है कि एल इज ग्रेटर देन के, और फिर के और बी में क्या रिलेशन है? के ग्रेटर। तो अल्टीमेटली हमारा क्या आ रहा है कि एल इज ग्रेटर देन बी, तो पहला बिल्कुल सही है। अब सेकंड में उसने जो बात करी है वो है एन और यू की। अब एन और यू को कैसे कनेक्ट करें? देखो कनेक्शन दोनों में क्या है, दोनों में जो कनेक्शन आ रहा है वो के का आ रहा है ना। तो मुझे कनेक्ट करना है एन और यू को। तो पहले एन टू एच मेरा एन टू एम कंक्लूजन क्या निकल रहा है? एन और एम के बीच में निकल रहा है एम इज ग्रेटर, और एम और के के बीच में क्या निकल रहा है? के और एम में के इज ग्रेटर। तो अगर मैं एम और के को यहाँ कनेक्ट करूं, के की तरफ ग्रेटर बनाऊं, तो अल्टीमेटली एन और के के बीच में आपका जो कंक्लूजन है वो के इज ग्रेटर आ रहा है। ठीक है, बट खैर हम तो सच यू की बात कर रहे थे ना, है ना। तो चलिए हमें यू की बात करनी है। तो वही बात है कि के और एम के बीच में अगर वो है तो हमें के की बजाय यू और एम के बीच में देखना था। तो यू और एम के बीच में भी वही आ रहा है कि यू इज ग्रेटर देन एन। तो सेकंड वाला जो है वो भी आपका बिल्कुल सही है, और इसीलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, दैट इज बोथ 1 and 2 follows, कि दोनों के दोनों बिल्कुल सही हैं। ओके, तो ये था आपका लास्ट क्वेश्चन। आपके आरबीआई असिस्टेंट 2020 के रीजनिंग के सेक्शन के 35 सवाल आज कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको इनसे आइडिया भी लग रहा है कि पेपर में कैसे से क्वेश्चन आते हैं और कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है। ओके, तो अब हम मिलते हैं अगले सेशन में, किसी और ईयर के PYQs डिस्कस करेंगे। बट लास्ट में मेरी एक रिक्वेस्ट है आप सबसे कि आज का सेशन लाइक करिए, शेयर करिए और साथ साथ इस चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। तो मिलते हैं अगले सेशन में। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।